सो लेट्स कंटिन्यू द प्रॉब्लम सेशन। कल हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, आज कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व आज फिर से सॉल्व करते हैं, एपी जीपी और एचपी से रिलेटेड। ठीक है, अब आज भी कुछ प्रॉब्लम्स जेई के होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे ही नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स के होंगे। चलिए सबसे पहले एक जेई एडवांस का प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट ए बी सी बी positive integers such that b by a is an integer। ठीक है, if a b c are in gp, if a b c are in gp and the arithmetic mean of a b c is b plus 2, then what is the value of a square plus a minus 14 divided by a plus 1। हमसे ये प्रॉब्लम पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जब भी प्रॉब्लम बनाना है तो थोड़ा सा तो डेफिनेटली सोचना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हमें डेफिनेशंस को याद करना पड़ता है। जिस कॉन्सेप्ट के से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा गया है उस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान से सोचना पड़ता है थोड़ा। देखिए यहां पे कहा गया है कि लेट ए बी सी, ये प्रॉब्लम पहले बता दूं जेई एडवांस 2014 का है, और देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम्स बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में इधर उधर से कुछ भी उल्टा सीधा प्रॉब्लम्स दिया जाता है, खास करके इंडियन राइटर्स टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं वहां पे, क्योंकि कितने प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनका कोई क्वालिटी नहीं होता है। तो लेकिन जो एग्जाम का प्रॉब्लम होता है ना जेई वगैरह का, उस प्रॉब्लम में क्वालिटी डेफिनेटली होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्राई करना चाहिए कि अच्छे टेक्स्ट बुक्स, अब जैसे कि मैरॉन है, आइए मैरॉन कैलकुलस के लिए एक किताब है, एक अच्छी बुक है, क्वालिटेटिव बुक है, तो उसके प्रॉब्लम्स आपको बनाने चाहिए। लेकिन अब कितने टेक्स्ट बुक जो यहाँ पे लिखे गए हैं वो ऐसे हैं जिनमें कि एक ही तरह का प्रॉब्लम बार बार लगातार दिया गया है, जिनका कोई मतलब नहीं बनता है। और कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसे हैं जो आपको पढ़ना भी नहीं है और बस कॉन्सेप्ट वहाँ पे घुसा दिया हुआ है, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, 1 मिनट, मैंने एक लाइट नहीं जलाया है, उसको जला लूँ। मैं क्या कह रहा था कि इसीलिए हमेशा आपको एक क्वालिटी बुक, टेक्स्ट बुक रखना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, तो चलिए अब ये प्रॉब्लम अच्छा है, इजी है बट अच्छा है, आपको पहले सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब यहां पे कहा गया है कि ए बी सी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इतना तो हमें पता चल गया, ये एक की पॉइंट हो गया यहां पे। उसके बाद कहा गया है सच दैट b by a इज एन इंटीजर, b by a इंटीजर है। अब ध्यान से देखिए, इफ ए बी सी आर इन जीपी, दैट इज जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज b plus 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहां देखिए ए बी सी जीपी में है, जैसे ही ए बी सी जीपी में है यानी कि कॉमन रेशियो इस जीपी का b by a होगा या फिर c by b होगा। कॉमन रेशियो ऐसे ही तो निकालते हैं ना हम लोग, किसी भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे b by a हमारा कॉमन रेशियो, और कहा गया है कि b by a जो है हमारा एक इंटीजर है, यानी कि कॉमन रेशियो जो है वो डेफिनेटली एक
इंटीजर है। चलिए कॉमन रेशियो आपका इंटीजर आ गया, ध्यान में रखना है, यही सब चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी होती है प्रॉब्लम बनाते समय। अब चलिए, अब कहा गया है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज b+2। अब ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कि बहुत सारे नंबर्स हैं a1, a2, a3 एंड सो ऑन, इस तरह करके मान लीजिए n नंबर्स हैं। तो इन सबका जो सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है वो होता है a, मान लीजिए a अरिथमेटिक मीन है इन सबका, इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन टू प्लस an डिवाइडेड बाई n। दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स n है नीचे सॉरी, उसी से हमने इसको डिवाइड करा है, और ऊपर में ये सारे टर्म्स का सम। ठीक है अब पता नहीं, मैंने इसका प्रूफ आपको शायद नहीं बताया, प्रूफ भी बता देंगे, ठीक है, किसी क्लास में प्रूफ भी बता दूंगा, इजी है, कुछ ज्यादा नहीं करना है प्रूफ में चलिए, तो इसका यहां पे यूज होने वाला है, क्योंकि यहां पे कहा गया है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी, तीनों नंबर का अरिथमेटिक मीन, ऐसा नहीं कहा गया है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी और बिटवीन ए एंड सी, राइट। चलिए, तो ये जो ए बी सी का जो अरिथमेटिक मीन है वो है b+2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो हमें हमारा पर्पस होना चाहिए ए को फाइंड करना, अगर ए को हम फाइंड कर लेंगे तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा चलिए भाई देखते हैं, सबसे पहले ए बी सी जीपी में है। जीपी किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो पहला टर्म जीपी का मान लेते हैं ए है, तो दूसरा टर्म यानी कि b इज इक्वल टू ए आर मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं, सपोज करते हैं लेट आर बी द, इतना लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं ताकि अभी आप नोट कर लेंगे तो आपको बाद में याद रहेगा। लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द GP A B C, then the terms are, then first term is equal to A, ठीक है, इसलिए B यानी कि सेकेंड टर्म इज इक्वल टू ए आर, थर्ड टर्म यानी कि C इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है कि। चलिए भाई, ये चीज तो हमारा आ गया। अब कह रहा है यहां पे कि ए बी सी का जो अरिथमेटिक मीन है वो है b+2, इसलिए b+2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये भी हमारा है। अब यहां पे ए बी और सी का जो वैल्यू है यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, b इज इक्वल टू ए आर प्लस 2, सॉरी यहां पे 3 होगा, n से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ए तो ए ही है, b इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3ar प्लस 6 इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये हो गया ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर, इसको इधर लेके गया, और प्लस ए इज इक्वल टू 6, ए कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा r माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वही मैंने कर दिया, इज इक्वल टू 6। दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू, सॉरी r माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाई a। अब आपको यहीं पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है, सब कुछ करने के बाद यहीं पे कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स है ए बी सी, ए तो हमारा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब भाई आर भी हमारा इंटीजर है और डेफिनेटली आर एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, तो आर जब इंटीजर है तो भाई ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि यहां पे एक ऐसा टर्म आना चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, और वो कब होगा, जब a का वैल्यू 6 होगा। अब a मान लीजिए 6 से कुछ भी कम रखेंगे, कुछ भी कम रखते हैं, मान लेते हैं कि
5 रखते हैं तो भाई 5 से 6 तो कटेगा नहीं, 4 रखते हैं, 4 से भी 6 एग्जैक्टली नहीं कटेगा, 3 रखते हैं, 3 से ये 2 बार में कट तो जाएगा बट 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 भी नहीं रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, लेकिन वो भी 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह a को अगर 1 रख देंगे तो यहां पे क्या होगा, 6 बचेगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और a अब 0 तो रखेंगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो a 1 या 1 से ज्यादा होगा, राइट। तो a 6 हो सकता है यहां। अब एक बात तो क्लियर है कि न्यूमरेटर से जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होना चाहिए, नहीं तो बराबर होना चाहिए उससे। अब a जो है मैक्सिमम 6 तक हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा, नहीं तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, राइट। यानी कि इस फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से कम आ जाएगा हमारा। तो a जब 6 होगा तभी क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए, इसलिए a इज इक्वल टू 6, देयरफॉर r माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6/6, r माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब r माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 लेंगे तो r इज इक्वल टू 2 आएगा, r माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 लेंगे तो r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन कॉमन रेशियो जीपी का 0 होना नहीं चाहिए। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो कभी 0 होगा नहीं होगा, इसलिए r माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 लेंगे तो हमारा कॉमन रेशियो 2 आ गया। दैट्स क्लियर। बट उससे मतलब भी नहीं है क्योंकि हमें a का वैल्यू चाहिए और यहां पे हमने चेक कर लिया कि a जब 6 रख रहे हैं तो सब कुछ सही है। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 6, सब्स्टिट्यूट a इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो कितना हो जाएगा, 36 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 6 और 1 7, 36 और 6 42, 42 माइनस 14 28 बाई 7, 7 4 जा 28, 4 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका क्या होगा वैल्यू 4। तो आपने देखा कि इस तरह से हम प्रॉब्लम को बनाते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है और वो सोचने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो आप में तभी डेवलप होगी जब आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही एक्सपर्ट होते जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जितना प्रॉब्लम हो सके। लेकिन हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि क्वालिटी प्रॉब्लम्स बनाइए, ये नहीं कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ले लिए जिनका कोई आधार ही नहीं है, एकदम टफ से टफ प्रॉब्लम लिए जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्वालिटी प्रॉब्लम सेलेक्ट करने हैं। जब क्वालिटी प्रॉब्लम बनाना सीख जाएंगे ना तो आप टफ प्रॉब्लम भी अपने आप बनते जाएगा आपसे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस जो कॉम्पिटिशन्स में, खास करके जेई वगैरह में आए हुए प्रॉब्लम्स है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए क्योंकि वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्वालिटेटिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं। और जिन टेक्स्ट, अब जैसे कि हॉल एंड नाइट है, हॉल एंड नाइट से मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन से आपको प्रॉब्लम बता दूंगा जो 1990 या 91 में आईआईटी जेई में पूछा गया प्रॉब्लम है, डिट्टो सेम टू सेम। इसीलिए उस तरह के टेक्स्ट बुक्स आपको बनाने चाहिए, एटलीस्ट रीडिंग तो करना ही चाहिए वैसा टेक्स्ट बुक। हॉल एंड नाइट अलजेब्रा की बहुत ही बढ़िया किताब है, ट्राई टू रीड दैट बुक, उसको रीड करिए। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है, इससे सिलेबस मैच नहीं करता है, बहुत लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि नहीं इससे आपका कुछ होने नहीं वाला है, बट आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कुछ नहीं होने वाला है। उस किताब को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है वो। उसी तरह लोनी की, एसएल लोनी की ट्रिगोनोमेट्री है या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, दीज आर द वेरी गुड बुक्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, प्रीवियस पेपर का, प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रॉब्लम्स जेई मेंस एंड एडवांस के या फिर अच्छे ओलंपियाड्स के, इंटरनेशनली जैसे रशियन ओलंपियाड्स वगैरह होता है, रशिया में जो मैथ्स के इस लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ का प्रॉब्लम लीजिए आप, बनाइए, बहुत ही आपको क्लासिक प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए किसी दिन मैं बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा, एक दिन हम उस तरह का करेंगे, क्लास लेंगे जिसमें कि सिर्फ बुक्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छे बुक्स, रशियन राइटर्स में बहुत
रशियन राइटर्स के बहुत ही पतले पतले बुक है और बहुत ही सस्ते बुक्स है जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है और आसानी से, और उसमें प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे अच्छे हैं. सो someday we will definitely discuss about that, but right now let's concentrate on our goal. चलिए दूसरा प्रॉब्लम करते हैं अब. अब एक बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम देखिए, ये जेईई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नंबर 2. इफ r इज लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, यानी कि r जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, एंड m is a positive integer, show that 2m plus 1 into r to the power m into 1 minus r is less than 1 minus r to the power 2m plus 1. ठीक है, आपको ये शो करना है. अब ये जो प्रॉब्लम है, अभी मैं जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई ये प्रॉब्लम किस तरह से किसी ने सोचा होगा. एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंटेड प्रॉब्लम है, ठीक है. इस प्रॉब्लम को जब तक आप बनाएंगे नहीं, 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना जो आपको छोड़ देगा. एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम है. इसलिए अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा. ये एक इनइक्वालिटी है, बेसिक सा इनइक्वालिटी है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमारे पास बस इतना ही कंडीशन है कि r कोई क्वांटिटी है, कोई नंबर होगा, हो सकता है जो कि 1 से कम है, डेफिनेटली नंबर है जो कि 1 से कम है और पॉजिटिव है. दैट इज r जो है हमारा वो 0 और 1 के बीच में है. ये ही एक हमारे पास कंडीशन है. और दूसरा कंडीशन ये है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है. दैट्स इट, इतना ही कंडीशन है. उसके बाद हमें इस चीज को प्रूफ करना है. तो इसलिए मैंने कहा कि 90% ऑफ द टाइम आपका कॉन्सेप्ट आपको छोड़ देगा. वो इसका कारण है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा होगा प्रॉब्लम्स का. इस प्रॉब्लम को बनाने, ये प्रॉब्लम जब बन जाएगा तो आपको लगेगा बड़ा आसान है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो अप्लाई करना है जिस चीज़ को, वो चीज़ आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आए ना तो हमें थोड़ा सा सोचना है. सबसे पहले हमारे पास है r टू दी पावर 2m प्लस 1 पावर में है. अब चूंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यही एक कंडीशन है और एक m पॉजिटिव इंटीजर है, यही दोनों कंडीशन है. r एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, r 0 से, r 1 से कम है, डेफिनेटली 0 से बड़ा है, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है r हमारे पास. प्रॉपर फ्रैक्शन का इस्तेमाल आपको ये सोचना है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप बड़ा करते हैं. जब इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन हम बनाते थे, सॉल्व करते थे, तो वहाँ पे r एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहता था. तो सबसे पहली जो सोच होनी चाहिए आपकी वो ये होनी चाहिए कि हमारे पास कॉमन रेशियो है शायद, और वो कॉमन रेशियो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 0 और 1 के बीच में जिसका वैल्यू है. ठीक है, इतना आपका पहला सोच होना चाहिए. अब दूसरी सोच ये होनी चाहिए कि अब r पे कुछ पावर है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब कोई भी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है तो उसका nth टर्म क्या होता है. मान लेते हैं हमारे पास ar स्क्वायर एंड सो ऑन एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो इसका nth टर्म जो होता है वो क्या होता है, ar टू दी पावर n-1.
तो r पे जो पावर है वो gp के nth टर्म से हमें मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहां पे a जैसा कोई फर्स्ट टर्म a यहां पे है नहीं, तो एक ऐसा gp हम मान सकते हैं, इसको मिटा दूं, सपोज ए gp 1 r स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन कितना नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे कि r का पावर 2m+1 आ जाएगा हमारा? कितना नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे कि ऐसा हो सकता है? अगर ये हम 2m+2 टर्म्स का एक gp ले लें तो कोई दिक्कत है? 1 r स्क्वायर एंड सो ऑन टू 2m+2 टर्म्स का एक gp ले लें हम तो कोई दिक्कत है? दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे 2m+2 है। तो इसलिए लेकिन देखिए एक चीज और है यहां पे, nth टर्म में तो n-1 होता है, आपको लेना है, मैंने जानबूझ के अभी लिया है। ये जीपी हम अभी नहीं लेंगे, इतना नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं लेंगे, हम चेक कर रहे हैं अभी थोड़ा सा इस प्रॉब्लम की डेप्थ में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने एक ऐसा जीपी लिया, तो हमारा जो इसका जो 2m+2th टर्म होगा यानी कि लास्ट टर्म होगा वो कितना होगा? a की जगह तो 1 है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो r है 2m+1। हम देख रहे हैं कि r का पावर, ये चीज जो हमारा है ये यहां पे आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमारे पास 1 - r भी है। और 1 - r कब आता है? इसका जो सम होता है वो क्या होता है? अगर r एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इस पर्टिकुलर जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a 1 - r⁴ डिवाइडेड बाई 1 - r। तो हम देख रहे हैं कि यहां पे हमें सम का, इस पर्टिकुलर जो जीपी है, इस तरह के जीपी के सम का यूज करना होगा, तभी हमारा 1 - r भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा। इतना हमारे पास जानकारी आ चुका है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना लेंगे, सबसे पहले वो सोचना है। इतना तो हमें पता चल गया कि एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इस तरह का हमें लेना है, बट व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ टर्म्स दैट वी वांटेड टू टेक? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। हम देख रहे हैं कि जब यहां n टर्म्स का जो सम है उसमें r का पावर n लग रहा है, तो अगर यहां पे हम 2m+1 टर्म्स का एक जीपी लें तो इसका जो सम होगा यानी कि 1 + r² एंड सो ऑन टू, इसका लास्ट टर्म जो भी होगा, लास्ट टर्म क्या होगा? r⁴ यही तो लास्ट टर्म होगा। लास्ट टर्म मतलब इसका nth टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n होता था तो लास्ट टर्म यही होता था। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 2m+1 है, तो a की जगह 1 यानी कि फर्स्ट टर्म की जगह 1, कॉमन रेशियो r, और नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा 2m+1, तो 2m+1 - 1 कर देंगे तो कितना आया? r⁴ तो वही लास्ट टर्म हमारा इतना आया। इसका सम कितना आया हमारा? r प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सम आ गया 1 - r⁴ +1। रिमेंबर क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स 2m+1 है। यहां से देखिए जब n टर्म्स था तो यहां r पे n लगता था, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 2m+1 है तो r पे पावर 2m+1 डिवाइडेड बाई 1 - r। ये हमारा सम हो गया, ठीक। अब इसके बाद असली चीज शुरू होने वाली है। चलिए देखते हैं कि क्या अब हमें क्या करना है। अगर हम यहां पे 1 - r⁴ m लेते हैं, 1 - r⁴ m लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये चूंकि स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा? ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 1 + r⁴ - 2r⁴m is greater than 0. That means 1 + r⁴ is greater than 2r⁴m। ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं यहां क्या करता हूं कि यहां पे r का पावर मैंने 0 लिया तो यहां r⁴m में से मैंने 0 को घटाया,
अब यहाँ पे r का पावर मैं 1 ले रहा हूँ, और अगर 1 माइनस आर टू दी पावर, नहीं यहाँ भी r रखेंगे हम, ठीक है, यहाँ भी r रखेंगे, माइनस आर टू दी पावर m माइनस 1, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। अब ये भी ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि r तो पहले से पॉजिटिव है और ये स्क्वायर है, तो ये भी ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो प्रोडक्ट होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। r स्क्वायर प्लस r टू दी पावर 2m माइनस 2, r टू दी पावर 2m माइनस 2, और यहां पे हम क्या कर देंगे, नहीं यहां पे 1 होगा, सॉरी यहां पे 1 रखेंगे, हमें 1 रखना है यहाँ भी। क्यों रखना है 1 अभी आपको पता चलेगा। देखिए ये हो गया माइनस 2r टू दी पावर m माइनस 1, a माइनस बी के होल स्क्वायर में मैं ब्रेक कर रहा हूँ सबको, ग्रेटर देन 0, ठीक है। r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा r प्लस r टू दी पावर 2m माइनस 1 माइनस 2r टू दी पावर m ग्रेटर देन 0, दैट इज r प्लस r टू दी पावर 2m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2r टू दी पावर m। इसीलिए ये r मैंने बाहर रखा और अंदर सेम यही चीज है, बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ r का पावर 0 था तो यहाँ पे m में से मैंने 0 घटाया है, यहाँ r का पावर 1 है बाहर तो यहाँ m में से 1 घटा दिया। उसी तरह जब यहाँ r स्क्वायर रखेंगे, देखिए r स्क्वायर 1 माइनस r टू दी पावर m माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसको करिए जरा, r स्क्वायर इंटू 1 प्लस r का पावर 2m माइनस 4 प्लस 2r का पावर m माइनस 2 ग्रेटर देन 0, r को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r स्क्वायर प्लस r का पावर 2m माइनस 2 प्लस 2r का पावर m ग्रेटर देन 0, यहाँ माइनस होगा, माफ करिएगा, r स्क्वायर प्लस r का पावर 2m माइनस 2 ग्रेटर देन 2r का पावर m। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर बार ये जो टर्म्स आ रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन इधर का जो सम आ रहा है, ये ग्रेटर देन 2r टू द पावर m है। यहाँ पे r प्लस r टू द पावर 2m माइनस 1 ग्रेटर है 2r टू द पावर m के। उसी तरह r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 2m माइनस 2 ग्रेटर है 2r टू द पावर m के। तो अगर इसी तरह जनरली अगर हम r का पावर p लेते हैं, जहाँ की p जो है वो डेफिनेटली 1 से बड़ा है, p जो है वो 1 से बड़ा है और छोटा है 2m प्लस 1 से। भाई 2m प्लस तो मैक्सिमम नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो p डेफिनेटली कहीं इसके बीच में होगा, ठीक है। pth टर्म जो है इसके बीच में कहीं, इस सीरीज के बीच में कहीं होगा। चलिए भाई, तो r टू द पावर p वेयर p इज लाइक दिस, एनी टर्म विच इज बिटवीन 1 एंड 2m प्लस 1। तो r टू दी पावर p जब करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो अंदर में 1 माइनस r टू दी पावर m माइनस p का होल स्क्वायरिंग करेंगे और ये भी 0 से बड़ा होगा। r का p प्लस 1 प्लस r टू दी पावर 2m माइनस 2p माइनस 2r टू दी पावर m माइनस p ग्रेटर देन 0, दैट इज r का पावर p प्लस r का पावर 2m माइनस पी इज ग्रेटर देन, ये उधर जाएगा 2r टू दी पावर m, क्योंकि यहाँ पे m माइनस पी है, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस पी प्लस पी कैंसिल, बच जाएगा 2r टू दी पावर m। तो ये हो गया इतना। अब एक चीज आपको देखना है यहाँ पे, देखिए डेफिनेटली ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार समझने के बाद टफ नहीं है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है 2-3 बार। देखिए यहाँ पे 1 प्लस r टू दी पावर 2m ग्रेटर देन 2r टू दी पावर m, उसी तरह r प्लस r टू दी पावर 2m माइनस 1 ग्रेटर देन 2r टू दी पावर m। उसी तरह जनरली हम देखेंगे कि r टू दी पावर p प्लस r टू दी पावर 2m माइनस p इज ग्रेटर देन 2r टू दी पावर m। इतना आपको समझ लेना है, पहले आप इतना नोट करिए, फिर मुझे थोड़ा सा इरेज करना होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हमें क्या करना है वो देखते हैं।
इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब इस सम पे ध्यान दीजिए, इधर नहीं ध्यान देना है अभी, ठीक है, इधर नहीं ध्यान देना है, इसको अभी हम भूल जाते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, आप लिखे रहिए, आपको लिखे रहना है, इसके बाद का स्टेप है ये। नाउ लिखना है, इसके बाद इस तरह से शुरू करना है। अगर इसको हम ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें तो 1 प्लस आर का पावर 2m एक साथ ले सकते हैं, पहला टर्म और आखिरी टर्म को। क्या आया था, 1 प्लस आर का पावर 2m इज ग्रेटर देन 2r का पावर m आया था ना। अब यही यहाँ पे काम करना है हमें, देखिए। उसके बाद फिर r प्लस आर का पावर 2m माइनस 1 ऐसा कर सकते हैं। अब एक बात हमें ध्यान में रखना है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई, 2m प्लस 1, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये डेफिनेटली ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि a b c d e ये 5 नंबर है, कोई 5 क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5, ये भी ऑड है इसी की तरह। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा या कम हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली 5 नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बताया है आपको। अब इन 5 नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आप देखें तो पहला और लास्ट, उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा और लास्ट से दूसरा, अंत में एक सी टर्म बच गया है। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर दो दो नंबर को सजाएंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेगा तो एक मिडिल टर्म हमारा बच जाएगा। तो देखते हैं कि मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा था, पहले से तीसरा टर्म। कैसे हम मिडिल टर्म फाइंड करते हैं, तीसरा टर्म, वो मिडिल टर्म है ऐसे फाइंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5, तो 5 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, 6/2 3। सो थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म। उसी तरह यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ है 2m प्लस 1। तो इसी तरह अगर अरेंज करेंगे तो हमारे पास एंड सो ऑन टू एक एक्स्ट्रा टर्म बचेगा और वो मिडिल टर्म होगा। एक ऐसा टर्म बचेगा जो हमारा इस तरह से दो दो टर्म में अरेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। एंड व्हाट इज दैट टर्म, दैट टर्म शुड बी द मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म होगा वो एक इकलौता बच जाएगा जो कि इस तरह से दो दो टर्म के सम में अरेंज नहीं होगा। वो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2m प्लस 1, इसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो m प्लस 1। सो m प्लस 1th टर्म शुड बी द वन लेफ्ट आउट टर्म विच कांट बी अरेंज्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स लाइक दिस। सो m प्लस 1th टर्म निकाल लेंगे। m प्लस 1th टर्म कैसे निकालेंगे, 1th टर्म इज इक्वल टू, अब ये क्या है भाई, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका m प्लस 1th टर्म क्या होगा, r टू द पावर m, ar टू द पावर n माइनस 1 nth टर्म का फॉर्मूला होता है, a के जगह 1 और n के जगह m प्लस 1 है तो m प्लस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो r टू द पावर m। ये जो r टू द पावर m हो गया, यही एक एक्स्ट्रा हमारे पास रह जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि अगर r टू द पावर m को छोड़ दें तो बाकी कितने टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2m प्लस 1 है, इसमें से एक टर्म हमारा भाई लेफ्ट आउट रह गया। मतलब कि इस तरह से इसको इस तरह के सम में नहीं सजाया जा सकता है। तो कितने ऐसे टोटल नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनको इस तरह से सजाया गया है, 2m टर्म्स है क्योंकि एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो 2m टर्म का जोड़ा आप बनाएंगे तो दो करके बना है। यानी कि इसको छांट दें तो यहां से लेके और यहां तक जस्ट इसके पहले तक 2m टर्म्स होंगे, टोटल 2m टर्म्स होंगे ना भाई कि नहीं होंगे, 2m टर्म्स होंगे टोटल ना, डेफिनेटली होंगे। चलिए, और एक टर्म्स ये तो 2m प्लस 1 टर्म्स टोटल आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है,
ये जो है ये किससे बड़ा है आपका, ये ग्रेटर है 2r⁴ m से, जो कि हमने निकाला हुआ था। उसी तरह ये जो है ये ग्रेटर है 2r⁴ m से। उसी तरह इस तरह से जितने सम को हमने सजाया है वो सारे के सारे 2r⁴ m से बड़े होंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज आया इज ग्रेटर देन 2r⁴ m प्लस 2r⁴ m। मैंने अभी 2r⁴ m लिखा था ना, एक बार और समझा दूं आपको, हो सकता है मैं ही भूल जाऊं कहीं, इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम में थोड़ा सा ध्यान से समझाना पड़ता है। देखिए हमने अभी यहाँ पे निकाला 1 + r⁴ m, ये किससे बड़ा है, 2r⁴ m से बड़ा है। उसी तरह ये भी 2r⁴ m से बड़ा है। उसी तरह r⁴ m से पहले जितने भी इस तरह के दो टर्म्स के सम में सजे हुए हैं, ये सारे दो टर्म्स के जो सम हैं वो 2r⁴ m से बड़े हैं। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये जो पूरा टर्म होगा वो किससे बड़ा होगा, 2r⁴ m, ये फिर प्लस ये भी 2r⁴ m से, उसके बाद प्लस फिर 2r⁴ m से। तो ये एग्जैक्टली ये पूरा जो सम है, यानी कि ये पूरा जो सम है वो बड़ा होगा इन सब से, एंड सो ऑन। ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, अब ये बड़ा है इससे, तो इसको एक टर्म काउंट करेंगे, इसको दूसरा टर्म काउंट करेंगे। अब ये टोटल है 2m तक, r⁴ m से जस्ट पहले तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2m था, और अब दो को एक यहाँ काउंट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इससे बड़े, ये दोनों इससे बड़े, उसी तरह इसके आगे के दोनों इससे बड़े। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था 2m जब दो का हमने सम लिया था। अब ये दो एक एक में बदल गया है जब ग्रेटर किया है तो हमने, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m होंगे, m नंबर ऑफ टर्म्स तक 2m टर्म्स, प्लस अंत में ये r⁴ m हमारा बच गया। तो ये जो सम है इससे बड़ा होगा डेफिनेटली। नाउ दैट इंप्लाइज इस सम को, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, अब ये जीपी है तो जीपी का सम 2m + 1 टर्म्स तक का 1 - r⁴ 2m + 1 डिवाइडेड बाई 1 - r। इसका सम, ये सम किससे बड़ा है, इन सब से। ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, m टर्म्स, यानी कि 2r⁴m इंटू m तक है प्लस r⁴m, ठीक है। दैट इंप्लाइज 1 - r⁴ 2m + 1 डिवाइडेड बाई 1 - r इज ग्रेटर देन, यहां से r⁴ कॉमन लेंगे 2m + 1 हो जाएगा। अब यहां पे सब कुछ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, डिनोमिनेटर यहां पे पॉजिटिव है, तो कुछ करना ही नहीं है, इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 - r⁴ 2m + 1 इज ग्रेटर देन, इसको उधर ले जाएंगे तो 2m + 1 r⁴m इंटू 1 - r। हमें प्रूफ क्या करना था, देखिए 2m + 1 इंटू r⁴m इंटू 1 - r इज लेस देन, विच इज लेस देन 1 - r⁴ 2m + 1। इसी को थोड़ा इस तरह से लिख दें, दैट इंप्लाइज 2m + 1 इंटू r⁴m इंटू 1 - r इज लेस देन 1 - r⁴ 2m + 1। प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ हो गया। डेफिनेटली ये आसान प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है आसान प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझना पड़ता है, और ये किसी के लिए आसान प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने भी इसको शुरू में बनाया था तो ये आसान कभी नहीं था किसी के लिए, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, फिर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, और ये प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तो बहुत कुछ आपको फिर से समझ में आएगा। सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट ट्वाइस और थ्राइस एक्चुअली,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम। अब ये प्रॉब्लम देखिए, ये जेईई मेंस का प्रॉब्लम है। Problem number 3. If the sum of the first 15 terms of the series 3/4 whole square plus 1.5 whole cube plus 2 and 1/4 whole cube, ये भी whole cube है, plus 3 cube plus 3 and 3/4 whole cube and so on is 225k, then k is equal to A 108, B 27, C 54 एंड D 9। चलिए भाई, ये जेईई का प्रॉब्लम है। जेईई मेंस 2020 या 2021 का है। जेईई मेंस 2020 का, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन है जेईई मेंस का 20 या 21 ऐसे ही करके। चलिए अब ये प्रॉब्लम देखिए, जेईई मेंस का जो प्रॉब्लम होता है या जेईई का किसी का भी, मैंने हमेशा कहा कि क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होता है। वो टफ नहीं होगा, लेकिन आपसे थोड़ा सा सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा ही करेगा, आपसे सोचवाएगा कि किस तरह से क्या करना है। आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम देख रहे हैं कि भाई ये किस तरह से, इसका ना nth टर्म कुछ समझ में आ रहा है, ना सम समझ में आ रहा है, ना ये एपी में है, ना ये जीपी में है, लेकिन फिर क्या करें हम। चलिए भाई, सम ही तो इसका फाइंड करना है ना। सबसे पहले 15 टर्म्स का सम 225 के दिया हुआ है। अगर इसका सम हम फाइंड कर लें तो उसको बराबर करेंगे 225 के, वहां से के फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले इसका सम देखते हैं, एस मान लेते हैं सम है, तो ये क्या होगा 3/4 होल क्यूब प्लस 2 1 2 1 3/2 होल क्यूब 9/4 होल क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 15/4 whole cube and so on to 15 terms, राइट। 15 टर्म्स का हमें निकालना है। चलिए अब तो ये ना एपी में है ना जीपी में है, तो क्या करें। अब यहां पे क्या करते हैं, ये 3/4 का क्यूब है। अगर सबका डिनोमिनेटर हम 4 कर दें, जो कि बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो वो रेशियो चेंज नहीं करता है, वो फ्रैक्शन चेंज नहीं करता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। सबका डिनोमिनेटर 4 ले आते हैं, इसका डिनोमिनेटर 4 ले आने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6 2 दूनी 4 का क्यूब। उसी तरह यहाँ 4 है तो इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ भी 3 है, अगर नीचे 1 था तो नीचे में 1 से 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियां ये हो जाएगा 12 क्यूब है। इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे 15/4 का होल क्यूब एंड सो ऑन टू 15 टर्म्स। नीचे तो 4 है भाई, ऊपर में देखिए 3 6 9 12 15। अब ये एक एपी में है जिसका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस भी 3 है, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। इसका nth टर्म कितना होगा, यानी कि जनरल टर्म इसका कितना होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 3n होगा इसका। लेकिन आपको मैं दिखा दूं, a प्लस n-1
इंटू डी, डी है 3, तो 3 प्लस 3n माइनस 3 कैंसिल 3n, जैसा कि मैंने कहा था 3n इसका जनरल टर्म है। तो अगर इसका जनरल टर्म 3n है तो सम क्या हो जाएगा 3n, और नीचे तो 4 है कांस्टेंट सम में, और इसका होल क्यूब फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 से 15। कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 27/64 को बाहर कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 से 15 n क्यूब, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 27/64 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, n 15 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, 15 गुना 16/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, इतना क्या निकालना है। इसको बराबर कर देते हैं 225 के, इसलिए इसके बाद बनाइए 27/64 इंटू 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर, इसको 16 गुना 16 ही लिखते हैं, 256 होगा, लेकिन इस ऐसे आसान होगा, 16 गुना 16 नीचे बाई 4 इज इक्वल टू 225 के। 225 से 225 कैंसिल, 4 से ये 4 बार में 16 4 जा 64, 64 और 64 कैंसिल, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 27। आंसर 27 आपका बी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और जो पिछला प्रॉब्लम था, वैसे तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जेई के प्रॉब्लम्स आपको पिछले 30-40 साल के मिल ही जाएंगे, उनको खरीद लेना है आपको, ठीक है। खरीद लीजिए या फिर आपको कहीं से PDF उसका मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको सॉल्व करना है। कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम में तो मेरे से पूछिए। ध्यान रहे, जो भी अभी 10 से नए नए गए हैं उनको सारे प्रॉब्लम्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि अभी मेथड ऑफ डिफरेंसेस मैंने आपको नहीं बताया है, वो मैं जब समेशन ऑफ सीरीज बताऊंगा वहां पे आपको ये सब कुछ बताऊंगा। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में वो चैप्टर एक वाइड चैप्टर होगा, उसमें बस हम कुछ एडवांस टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है। वो इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना भी अलजेब्रा में लॉगरिदम्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है, ये सब कुछ पहले हम खत्म कर लें, उसके बाद उसमें जाएं, तब हमें ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि उस समय हम एडवांस के प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम्स को बना सकेंगे। उस समय हमें सिलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा कि हमें भाई ये प्रॉब्लम नहीं लेना है क्योंकि इसमें लॉगरिदम है, फलाना प्रॉब्लम नहीं लेना है क्योंकि इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का यूज़ है, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते हम लोग सब कुछ कर लिए होंगे। इसीलिए आपको नहीं अभी ज़्यादा घबराना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा है या कुछ, आप इनिशियल स्टेज में हैं। हाँ, जिन्होंने पहले से बनाया हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने अभी फ्यूचर में सोचा है कि मैं उनके लिए भी, जो कि पहले से एक्सपीरियंस्ड है, थोड़े बहुत प्रिपरेशन कर चुके हैं 1 साल तक, 1.5 साल तक, तो कुछ दिनों के बाद मैं उनके लिए भी शुरू कर दूंगा सिर्फ जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स बनाने, अनसेलेक्टिव प्रॉब्लम, जिसमें मुझे कुछ सेलेक्ट ना करना पड़े, क्योंकि अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है कि जो भी अभी नए 10th पास करके अभी गए हैं इंटरमीडिएट में, 11th 12th में, या जो एकदम अभी नए हैं जेई एडवांस या मेंस के प्रिपरेशन के लिए, या और भी मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, तो उनमें जो नए नए स्टूडेंट्स हैं ना, उनको थियोरेटिकल प्रॉब्लम बहुत होती है। तो मेरा एम ये है कि मैं शुरू में अभी जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन है वो ख़त्म करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो प्रॉब्लम ही बनाना है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। सो इसीलिए मेरा मोटिव है, मेरा एम है, पहला गोल ये है कि मैं थियोरेटिकल पोर्शंस को अच्छे से करवाऊँ, क्योंकि आप जैसे थियोरेटिकल पोर्शंस ख़त्म कर लेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स आप आराम से बनाएंगे ही बनाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रहे,
इसीलिए शुरू शुरू में कुछ नहीं बने प्रॉब्लम्स तो उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि आप अभी नए नए बना रहे हैं पहली बार। दूसरी चीज़ कि अब बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा अभी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरू शुरू में ज़्यादा नहीं घबराना है, लेकिन जितना प्रॉब्लम मैं बताते जा रहा हूँ उसको आपको करते जाना है, ठीक है। उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको आप करते जाइए, क्योंकि जितना भी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो एकदम पेचीदा होगा, जिसका कोई भी मतलब ही नहीं बनेगा। सारे के सारे प्रॉब्लम्स या तो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए जेई वगैरह के, या फ्यूचर में हम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के भी प्रॉब्लम्स लेंगे, सीएमआई के भी प्रॉब्लम्स लेंगे। हालांकि वो प्रॉब्लम्स काफ़ी टफ होने वाले हैं, वो जेई एडवांस से भी टफ होते हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स भी हम लेंगे, बट सबसे पहले हमारा एम होना चाहिए कि हम थियोरेटिकल पोर्शन को अच्छे से करें। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है मैथ्स में कि हम थियोरेटिकल पोर्शंस छोड़ देते हैं, फॉर्मूला को रखते हैं और प्रॉब्लम्स में घुस जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये सब चीज़ नहीं करना है, और यही कारण है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना, मैथ्स पढ़ने के बाद भी उनका आगे का जो करियर होता है वो पता चलता है कहीं होटल मैनेजमेंट में कुछ करने वाले हैं या कुछ एमबीए कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में हो देन यू हैव टू डू समथिंग रिलेटेड टू दैट। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप बस प्रॉब्लम बनाते हैं भेड़ बकरी की तरह, उसका बैकग्राउंड आपको नहीं पता होता है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे हम कुछ डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। रिसेंटली भारत में हमने बहुत कुछ डिस्कवर नहीं किया है। जब हम एंशिएंट टाइम्स में जाएंगे तो कितना कुछ डिस्कवर हुआ था भारत में, क्योंकि उस समय उस चीज़ पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं ना, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉपी कर रहे हैं कहीं से, और जो सही चीज़ है उसको कॉपी नहीं कर रहे हैं, जो भी बेकार की वाहियात चीज़ें हैं उसको हम कॉपी कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको थियोरेटिकल पोर्शंस सही से करना है, मैथ्स में हो या फिजिक्स में हो, आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो भी थियोरेटिकल पोर्शंस होंगे उसको करेंगे, और उसके बाद कोई भी अनसेलेक्टेड प्रॉब्लम कहीं से लेके बनाएंगे। तो फिलहाल जिस तरह से मैं ये प्रॉब्लम्स बताते जा रहा हूँ, जितना भी आपको उतना करते जाना है। एंड वंस वी विल फिनिश आवर algebraical syllabus, we will select any problem, whether it's JEE main or advance, and we will solve it, ठीक है। तो इसका ध्यान रहे, ये आपने कर लिया होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स लिखते जाना है, करते जाना है। वैसे तो अब जेई के का प्रॉब्लम है तो आपको जेई के जो प्रीवियस ईयर के बुक्स आते हैं वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन जितना करा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करिए। खास करके जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो कि लेटेस्ट अभी 11th-12th में आए हैं, या जो कि अभी पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं जेई वगैरह का, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब प्रॉब्लम आप लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि सारे के सारे प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने कहा, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और सी यू टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो।